नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और अब आपको पहले दिखाते हैं कि 6 बड़ी खबरें कौन सी रहेंगी अगले आधे घंटे में। पहली बड़ी खबर रहेगी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से जुड़ी हुई, क्योंकि पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। मंगलवार को सुनवाई होगी। और दूसरी खबर रहने वाली है विधानसभा में अखिलेश यादव का सरकार पर तंज, सरकार जवाब देने से भाग रही है, बजट से नाखुश हैं हम। और तीसरी खबर बाहुबली और पूर्व विधायक विजय मिश्रा से जुड़ी हुई, जिसकी गैंग पर शिकंजा कसा गया है। बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी की संपत्ति कुर्क की गई है। और चौथी खबर अमरोहा में बर्फ फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद गैस रिसाव देखने को मिला। गैस रिसाव से स्थानीय लोग भागते हुए नजर आए। पांचवी खबर उन्नाव में रहस्यमय ढंग से दलित नाबालिग हुई लापता, क्षत विक्षत स्थिति में नाबालिग का शव मिला है। और छठी खबर रायबरेली में भू माफियाओं का बोलबाला, साठगांठ से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम और बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। तो दिल्ली एयरपोर्ट से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई थी और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को राहत मिली है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बताएं कि दिल्ली एयरपोर्ट से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई थी और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। पीयूष तिवारी, पवन खेड़ा की मुश्किलें कम हो गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें राहत मिल गई है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बीते कुछ दिनों से जो पवन खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो सुर्खियों में थे जब से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद लगातार कई जगहों पर पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी, जिसमें असम की बात करें या उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी की बात करें, ऐसे तमाम जगह थी जहां पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ऐसे में आज रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें शामिल होने के लिए पवन खेड़ा की बात करें या और उनके सहयोगियों की बात करें, वो लोग जा रहे थे। इसी बीच आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट में चढ़ने के बाद जो असम पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, पहुंची और कहीं ना कहीं पवन खेड़ा को हिरासत में वहां से लिया गया। हालांकि जब पवन खेड़ा को हिरासत में लिया जा रहा था तब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने यहाँ पे नारेबाजी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से करीब 3 बजे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जिस तरीके से जो धाराएं लगाई गई है वो न्यायोचित नहीं है। और चूंकि पवन खेड़ा ने जब ऐसा बयान दिया था तो तुरंत उन्होंने माफी मांगी थी, टंग स्लिप हो सकती है। तो ऐसे में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ऐश्वर्य भाटी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जजों से कहा, जस्टिस से कहा कि आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और तय कीजिए। तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत जरूर दी है पवन खेड़ा को, और ये भी कहा है कि जो नोटिस भी जारी किया है यूपी को और असम को कि जो क्लब करने की बात कही जा रही थी एफआईआर को, यानी कि असम और यूपी नहीं बल्कि एक ही राज्य में इन सभी एफआईआरों के मामले को सुना जाए, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी नोटिस जारी किया। तो पवन खेड़ा को एक तरीके से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, शुक्रिया पीयूष तमाम इस जानकारी के लिए। और अब अगली खबर प्रयागराज से बता रहे सपा विधायक विजमा यादव को कोर्ट ने दी जमानत। विजमा यादव को 1.5 साल की हुई थी सजा, 20,000 के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1.5 साल की सजा सुनाई है। आपको बताएं कि साल 2000 में सराय इनायत थाने में केस दर्ज हुआ था। हिंसा, आगजनी, पथराव और सड़क जाम करने का बड़ा आरोप था विजमा यादव पर, और पथराव में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी। 22 साल बाद प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मुझे भरोसा था न्यायालय पे और भरोसे मुझे भरोसा था कि मुझे मेरे साथ न्याय होगा। आप इसको न्याय मानती है? 1.5 साल की सजा हुई है।
हम वकील साहब से अपनी बात करेंगे, जो होगा फिर हम आगे जाएंगे। हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाँ, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सजा से सहमत हैं आप नहीं सहमत हैं? न्यायालय की जो भी आदेश हुआ है हम उसका पालन करेंगे। जमानत भी मिल गई आपकी। आपका नाम बाद में उसमें आया था, तो क्या मानती है आप इस पूरे मामले में? जो भी अब न्यायालय से हुआ है वो हमारा ठीक है। इसमें जो सज़ा सुनाई गई है वो कई धाराओं में अनलॉफुल असेंबली में दोषी पाया है और करीब इसमें 19-25 एक्यूज नामजद थे। कुछ की इसमें डेथ हो गई थी और 2000 का मामला है। 15 लोगों का ट्रायल चल रहा था, जिसमें से 14 लोगों को निर्दोष साबित किया गया है और बिजमा जी को एक अनलॉफुल असेंबली में दोषी पाया गया है। उसके लिए कितनी सजाएं दी हैं अभी मैंने जजमेंट नहीं देखा है, लेकिन अधिकतम 1.5 वर्ष तक की सजा। जुर्माना भी लगाया? हाँ, जुर्माना। विवेक पांडे हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रयागराज से। विवेक पांडे, एक बार पहले पूरी खबर विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, लगभग 22 साल पहले का मामला है, जो विधायक विजय अशोक यादव के खिलाफ प्रयागराज के अनायत इलाके में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जहां हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, जिसको लेकर लगातार कोर्ट में मामला चल रहा था। आज एमपी एमएलए कोर्ट में 22 साल बाद इसका फैसला आया है और विजय यादव को 1.5 साल की सजा सुनाई है। हालांकि विभिन्न धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसको सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इनको दोषी पाया है और दोषी पाने के बाद 1.5 साल की इनको सजा सुनाई गई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि अभी जो सजा अगर ये 1.5 साल के ऊपर होती तो इनकी शायद विधायकी भी जा सकती। ठीक है विवेक, आप आगे बने रहिए और आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो सपा विधायक विजय यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बताएं कि विजय यादव को 1.5 साल की सजा हुई थी, लेकिन अभी उन्हें राहत मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि उन्होंने 20,000 का मुचलका दिया, तब जाकर के उन्हें जमानत मिली है। प्रयागराज से अगली खबर, बाहुबली और पूर्व विधायक विजय मिश्रा गैंग पर शिकंजा कसा गया है। बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। हनुमान सेवक पांडे की संपत्ति को कुर्क किया गया है। माफिया विजय मिश्रा का करीबी है हनुमान सेवक पांडे, और गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही पुलिस ने कुर्क किया है। धूमनगंज में स्थित मकान कुर्क किया गया है। कुर्क संपत्ति पर पुलिस ने नोटिस बोर्ड भी चस्पा किया है। तो अवैध तरीके से धन अर्जित कर संपत्ति बनाने का आरोप है। हनुमान सेवक पांडे का 3.25 करोड़ का घर कुर्क किया गया। प्रयागराज के झलवा स्थित 3 मंजिला मकान को कुर्क किया गया है। कई मामलों में विजय मिश्रा 2.5 साल से आगरा जेल में बंद हैं। हमारे साथ विवेक पांडे लाइव बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक पांडे, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से माफियाओं पर शिकंजा कसना जरूरी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी अवैध तरीके से धन अर्जित करके जो संपत्ति बनाई गई है उस पर शिकंजा कसा गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जिस तरीके से सूबे की योगी सरकार लगातार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिसके तहत आज प्रयागराज के झलवा इलाके में जो विजय मिश्रा है पूर्व बाहुबली, उनके जो करीबी हनुमान सेवक पांडे, उनके घर को कुर्क किया गया है। हालांकि भदोही की पुलिस यहां पहुंची थी। प्रयागराज की संयुक्त पुलिस की मदद से आज उनके घर की पूरी कुर्की की गई है। लगभग 3 करोड़ 25 लाख का ये मकान था, जो अवैध धन और बाहुबल से अर्जित किया गया था, जिस पर आज पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। जी ठीक है विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही पुलिस ने कुर्क किया। प्रयागराज के धूमनगंज स्थित मकान को कुर्क किया गया है। कुर्की की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस पूरे महकमे के साथ पहुंची। कुर्क संपत्ति पर पुलिस ने नोटिस बोर्ड भी चस्पा किया है। लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, सपा कार्यालय के सामने जातीय जनगणना की होर्डिंग लगी है और सपा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने होर्डिंग लगवाई है। कल से जातीय जनगणना को लेकर के सपा शुरू करेगी संगोष्ठी और 7 चरणों में होगी संगोष्ठी अभियान। तो जातीय जनगणना पर अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अखिलेश सरकार जातीय जनगणना से भाग रही है, ये अखिलेश यादव ने कहा और कहा कि सपा विधायक संग्राम सिंह ने भी बिहार का उदाहरण दिया।
कहा कि बिहार की तरह यूपी में भी जातिवार जनगणना हो। सपा के सवाल पर योगी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अराजकता और चारा खाने का काम करने वाले प्रदेश की यूपी रिवर्स नहीं होगा। और माननीय सदस्य ये सवाल जो पूछ रहे हैं, आपका सवाल ठीक है आशीष जी, माननीय सदस्य का, कि आपकी सरकार में आपने क्यों नहीं किया। मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी और दक्षिण भारत के सब नेता, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जाति जनगणना हो उसमें। उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। पता नहीं क्यों उस सेंसस में नहीं किया गया। जब दोबारा सेंसस होने जा रहा है, इसलिए हमारी फिर मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अकेली सदस्य हैं और हमारे गठबंधन की सहयोगी भी हैं। जनगणना भारत सरकार कराएगी, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। उत्तर प्रदेश अब बहुत आगे निकल चुका है। हम उत्तर प्रदेश को रिवर्स बिहार की तरफ नहीं पहुंचाना चाहते। बिहार में जिस तरीके का अराजकता है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, नौकरियों के भीतर परिवारवाद है और यहां तक कि चारा खाने का काम जहां पर होता रहा है, उस तरफ उत्तर प्रदेश अब नहीं जाना चाहता है। उत्तर प्रदेश अपने तरीके से अपने राज्य को उत्तम प्रदेश बनाना चाहता है और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर उत्तर प्रदेश को हम देश का सर्वोत्तम राज्य बनाना चाहते हैं। और इसलिए जो राज्य पिछड़ेपन के शिकार है, जो संकीर्णता के शिकार है, उस तरफ हम उत्तर प्रदेश को नहीं ले जाना चाहते। हमारे साथ संदीप मिश्रा बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप मिश्रा, जिस तरह से विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जातीय जनगणना को लेकर के अभी तक भी मौजूदा सरकार का कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आया है और अखिलेश यादव की पूरी पार्टी तैयारी कर रही है कि जातीय जनगणना पर संगोष्ठी भी की जाए, तो विपक्ष का क्लियर है कि उन्होंने जातीय जनगणना पर सरकार को घेरना है, लेकिन इस बीच सरकार इस पर क्या सोच रही है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम आज की बात करते हैं, सदन में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो है इस मुद्दे को जातीय जनगणना को लेकर के उठाया था, उसके बाद से कह सकते हैं कि सड़क से लेकर के सदन तक इस मुद्दे को उठाने का विपक्ष जो है काम कर रहा है जातीय जनगणना को लेकर के। इसको लेकर के भारतीय अगर समाजवादी पार्टी कार्यालय की अगर बात करते हैं तो वहाँ बाहर जो है पोस्टर भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ में अगर मौजूदा सरकार की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा सरकार इस चीज को लेकर के अभी कोई बड़ा स्टैंड नहीं लेना चाह रही, बड़ा कोई फैसला नहीं लेना चाह रही, यानी कि अभी हर चीजों को साइलेंट पे रखा गया है। तो निश्चित तौर पे ऐसे में जो ये राज्यपाल कश्यप की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है, उस पोस्टर में साफ तौर पे ये दर्शाया गया है कि 24 फरवरी को वाराणसी का दौरा रहेगा और वाराणसी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सोनभद्र में कार्यक्रम होगा, फिर मिर्जापुर में होगा, भदोही और प्रयागराज, यानी कि 24 तारीख से लेकर के 5 मार्च तक का जो है प्लान जो है वो समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है। और साफ तौर पे दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तस्वीर में जातीय जनगणना कराए सरकार, सबका सम्मान, सबका अधिकार, ये एक पोस्टर हाथ में लेकर के अखिलेश यादव ये दर्शाना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है जातीय जनगणना कराए और जातीय जनगणना कराने के बाद से लोगों को जो है जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से वो अभियान चला रहे हैं, संगोष्ठी चला रहे हैं, उस संगोष्ठी का पूरी तरीके से जो है जनता तक पहुंच सके, उसको लेकर के इस पोस्टर को उत्तर प्रदेश के हर जनपद में लगाया जा रहा है और इस जनपद के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ विपक्ष जो है पूरी तरीके से जातीय जनगणना कराने को लेकर के, इस बात को लेकर के आज सदन में भी इस बात को रखा गया था और जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया गया था। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर सड़क से लेकर सदन तक की जो बात अखिलेश यादव करते चले आ रहे हैं वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर करते चले आ रहे हैं। तो यानी कि इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाना चाह रहे हैं और इस मुद्दे पर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इसको जातीय जनगणना को रखा जाए सदन में और उसको पास कराया जाए, यानी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसको
इसको लेकर के लगातार अखिलेश यादव हो या उनके समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, वो सभी जो है उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में जाकर के पोस्टर लगाएंगे और संगोष्ठियों का आयोजन करेंगे। जो 24 से 5 मार्च के बीच में इस संगोष्ठी का आयोजन कराया जा रहा है और इसमें सभी उत्तर प्रदेश के बड़े जो नेता होंगे वो वहां पर पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। यानी कि 24 तारीख को जब ये इसका अभियान शुरू होगा और उसके बाद 5 मार्च तक इस अभियान को चलाया जा रहा है। जी ठीक है संदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। अमरोहा में बर्फ फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद गैस रिसाव हुआ और गैस रिसाव के बाद स्थानीय लोग भागते हुए नजर आए। गैस की दुर्गंध से कई लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें थाना हसनपुर के रहरा अड्डे का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर गैस रिसाव के बाद लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आए, क्योंकि गैस की दुर्गंध से कई लोग लगातार बीमार हो रहे थे और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो अपनी जान को बचाते हुए भागते हुए नजर आए। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। सब अपने अपने घरों में सो जाते हैं। इस टाइम दिन में भी थोड़ी बहुत आई थी खुशबू, लेकिन इतनी गौर नहीं करी। लेकिन अब जो शाम के टाइम में सब ने सोची कि सब अपने अपने कमरों में सो गए हैं, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी गैस छोड़ी। तो ऐसा एकदम सी आंखें भी और सब बिल्कुल घुटन सी हो गई, घुटन पैदा हो गई बहुत, तो बेहोश से हो गए। हम लोग भी हो गए बेहोश से। हम तो बड़े हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। गैस छूट रहा, बड़ा तेज छोड़ा गैस इन्होंने जी। अरे हम बड़े परेशान हो गए। मुँह में ढाटा बांधता हमने रोल मचाई जब गैस बंद करवाई इन्होंने थोड़ा। यहाँ पे ये हुआ कि ये फैक्ट्री में गैस छुट्टी बहुत आई, कमरों में से निकलना भारी हो गया, दम घुटने का ऐसा हो गया कि सांस लेने में दिक्कत बाजी अब तक भी हो रही है। अच्छा। और दवाई ले लेके आए हैं सब, 30-35 आदमी हैं, मेरे बच्चे छोटे मोटे। किस टाइम की घटना क्या हुआ था? 8 बजे के करीब में ये घटना। अच्छा, यहाँ कोई आया जिसने जांच पड़ताल कुछ की? यहाँ पुलिस आई थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद में वो पूछताछ के चले गए। मेरे शादी है तो वहाँ पे ढोलक बज रही थी। अब जैसे ही वो हवा के जरिए सांस वो आई गैस और आंखों में को घुसी, तो बच्चे बोले बदबू आ रही है। मैं कि कुछ ही ना कुछ जला दिया। दिखा है बाहर आकर देखा है तो सारे में फैली हुई है। तो तब बच्चे जो है भागे बाहर को, तब रोल जो मचा तो सांस ना रहा। हमने भी मुँह से ढाटा लपेटा। सर सब अपने अपने। उन्नाव से अगली खबर, रहस्यमय ढंग से दलित नाबालिग लापता, क्षत विक्षत अवस्था में नाबालिग का शव मिला है। रात में परिजनों के पास सो रही थी नाबालिग। परियर चौकी के पास खून से लथपथ मिला शव। पुलिस ने परिजनों को बिना सूचना दिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीड़ित परिजनों ने अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने परियर चकल वसी मार्ग पर जाम लगाया और पुलिस की संवेदनहीनता को लेकर के आक्रोशित हुए हैं ग्रामीण। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के परियर गांव की घटना बताई जा रही है। और आइए से अगली खबर आपको बता रहे हैं, आपसी विवाद में महिलाओं से मारपीट। महिलाओं और युवकों के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले ईंट और पत्थर। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिव्यापुर थाना इलाके के हंसे पूर्वा का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला और युवकों के बीच जमकर हुई मारपीट, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले। महिलाओं और बुजुर्गों के बीच में भी लड़ाई हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे दिव्यापुर थाना इलाके के हंसेपुरवा में आपस में भिड़ रहे हैं लोग। आपसी विवाद में महिलाओं से भी मारपीट की गई और एक के बाद एक ईंट और पत्थर बरसाए गए हैं। मेरठ में पुलिस ने गाड़ियों पर काली फिल्म, पुलिस और प्रेस लिखी गाड़ियों को लेकर के अभियान चलाया है। इसको लेकर के शहर से लेकर के देहात तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। इस दौरान काली फिल्म चढ़ी गाड़ियों का चालान किया गया और कई गाड़ियों को सीज भी किया गया है। साथ ही पुलिस ने जाति सूचक शब्द लिखे गाड़ियों का भी चालान किया है। और इस दौरान एसपी देहात अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पुलिस और प्रेस लिखे वाहनों की जांच भी कराई जाएगी और गलत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज मेरठ पुलिस के द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें वैसी गाड़ियाँ जिन पे काली फिल्में चढ़ी होती हैं या वैसी गाड़ियाँ जिन पे जाति सूचक शब्द लिखे होते हैं या प्रेस लिखा होता है, पुलिस लिखा होता है,
इनके खिलाफ आज कार्रवाई का अभियान चलाया गया था। इसमें इन गाड़ियों को सीज किया जा रहा है, चालान किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर उससे आगे भी वैधानिक जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पुलिस की कैब परेज लिख के गाड़ियाँ चला रहे हैं रोड पर? ऐसी कई गाड़ियाँ हम लोगों ने अभियान में पकड़ी है जिनमें पुलिस की कैप रखी होती है या प्रेस लिखा होता है। तो इन सभी गाड़ियों पे की जांच पड़ताल की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर उनको सीज किया जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी प्रोविजन होंगे उनके तहत। खबर मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के गुण गांव से है, जहां रामपाल नाम के शख्स के घर में शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था और गांव के ही कुछ दबंग रामपाल के घर के आगे बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने लगे और माहौल को खराब करने लगे। रामपाल के बार बार मना करने पर भी युवक नहीं माने और अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर रामपाल के घर पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों में खूब लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस मारपीट के दौरान आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परतापुर थाना पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो मेरठ से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक शख्स के घर में शादी थी और वहां पर दबंगों ने बुलेट से पटाखे छोड़ना शुरू कर दिया। बार बार मना करने पर भी दबंग नहीं माने और फिर आपसी विवाद यहां पर बढ़ता चला गया और खूब लाठी डंडे चले। शादी विवाह का माहौल खराब करने के लिए दबंग लगातार इस प्रकार से परेशान करते हैं। मेरठ में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां चोरों ने एक बंद मकान में हाथ साफ किया है और इस दौरान चोरों ने सोने चांदी की जेवरात और नकदी लेकर के फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मकान मालिक किसी काम से बाहर गया था और इसी दौरान चोरों ने घर में हाथ साफ कर दिया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला मवाना थाना क्षेत्र का है। जाके ताला हमने आगे देखे तो बाहर से किसी ने ताला लगा रखा है। ताला खोल के देखा तो देखो अंदर से सब सामान ले गए, सोने चांदी की सब। कितना नुकसान हुआ है? ना कम से कम 4 तोले तो सोना था और नकदी पैसे थे। घर खाली था उस टाइम? घर खाली था। तो पुलिस को सूचना दी आपने? है, पुलिस को फोन करके वे देख के गए हैं और तहरीर दे दी है। कितने का नुकसान है? जी लगा रही कम से कम 2.5-3 लाख रुपए, पता नहीं। तो मेरठ से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और मकान मालिक किसी काम से बाहर गया हुआ था और पीछे से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नकदी जेवरात लेकर के फरार हो गए चोर। अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस घर से चोरी हुई है। नकदी सहित जेवरात लेकर के फरार हो गए चोर। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।